हेलो दोस्तों, स्वागत है संविदा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका। ठीक है, लास्ट क्लास आपकी जो ली थी उसमें मैंने आपको तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ाया था। उस तुल्यांकी भार से संबंधित आपको कुछ उदाहरण सॉल्व कराए थे और लास्ट में हम आए थे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ के तुल्यांकी भार। जैसा कि आपको तुल्यांकी भार में तत्वों के या आयनों के तुल्यांकी भार बताए, उसके अलावा अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो बताया, क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला एक ही था, लेकिन उसमें एन कारक जो अपन पढ़ रहे थे वो अलग अलग आ रहे थे। वो एन कारक किस आधार पर चल रहे थे कि आपके सवाल में पदार्थ क्या दिया हुआ है। तो लास्ट में मैंने कल आपको जो बताया था वो आपको बताया था पोटेशियम डाइक्रोमेट का केस, जो कि एग्जाम में आता है। आपको बताया भी था कि 2018 के पेपर में आया भी। हो सकता है कि इस बार पोटेशियम परमैंगनेट का केस आए, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ऑक्सीकारक पदार्थ सम्मिलित हैं और वो आपको डी ब्लॉक के तत्वों में मिलते हैं। डी ब्लॉक में आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है और पोटेशियम परमैंगनेट भी है, लेकिन मैं आपको सारी कहानी यही पढ़ा रहा हूँ। तो आइए आज हम पोटेशियम परमैंगनेट की कहानी पढ़ते हैं। डाइक्रोमेट के पहले बारे में एक बार फिर से अपन पढ़ समझ लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो डाइक्रोमेट है उसमें अम्लीय माध्यम ही कार्य करेगा। उसके अंतर्गत डाइक्रोमेट का परिवर्तन हमेशा Cr3+ आयन में होगा, अर्थात क्रोमेट आयन के रूप में होगा, है ना। ये फिक्स परिवर्तन है, इसको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि क्रोमेट ऐसा ही करता है, डाइक्रोमेट ऐसा ही करता है किसी भी अम्लीय माध्यम में। उस अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण संख्या में कितना बदलाव आया था, तो एक क्रोमियम के लिए 3 का परिवर्तन आया था। 2 क्रोमियम थे फॉर्मूले में, इसलिए 2 के हिसाब से कितना परिवर्तन लिया था अपन ने, 6। तो यदि वो आपसे ये पूछ रहा है अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट के ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन आएगा, तो हम बोलेंगे 6 आएगा। एक क्वेश्चन तो वो बन जाता है, ठीक है। और दूसरा, डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार कितना होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो हमने कल कितना निकाला था, 49 ग्राम। 294/6 किया था, 49 ग्राम। तो वो कहानी याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए आइए आज दूसरा ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं। दूसरा ऑक्सीकारक पदार्थ पोटेशियम परमैंगनेट है। इसकी कहानी डाइक्रोमेट की कहानी से थोड़ी सी अलग चलती है। पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का काम संयोजकता पूरा करने का होता है। जैसे कल बताया था डाइक्रोमेट में संयोजकता पूरा करने का कार्य, वैसे ही यहाँ भी पोटेशियम का काम संयोजकता पूरा करने का है। इस यौगिक को बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में ये भी एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। मैं आपको ऑक्सीकारक पदार्थों की जानकारी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसकी क्रियाओं में हम पोटेशियम परमैंगनेट को परमैंगनेट आयन के रूप में दर्शाएंगे, MnO4-। कारण कि पोटेशियम केवल संयोजकता पूरी करेगा। यदि मुझे इस माइनस को उदासीन बनाना है तो मैं एक पोटेशियम जोड़ दूंगा, बात खत्म, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के लिए 3 अलग अलग माध्यमों का उपयोग होता है और हर माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की एक निश्चित कहानी होती है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की होती है। वो 3 माध्यम क्या क्या, उनके बारे में बात करते हैं। यदि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में है, तो आप सोचे कि ये सर माध्यम क्या पढ़ा रहे हैं, अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम, तो कुछ नहीं है। अम्लीय माध्यम का मतलब आपको कोई सा भी अम्ल दिया है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, उसने बोला पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक अम्ल में क्रिया करके कितना ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन दर्शाएगा, या पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन दर्शाता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितने से कितने पर हो जाती है, या पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में किस पदार्थ या किस आयन के रूप में बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अम्लीय माध्यम का मतलब कोई भी अम्ल ले सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, दुनिया का कोई भी अम्ल हो, यदि हमने माध्यम अम्लीय लिया है तो पोटेशियम परमैंगनेट अम्ल से क्रिया कर रहा है, सीधी सी बात, या अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। देखिए अम्लीय माध्यम के लिए पोटेशियम परमैंगनेट की कहानी फिक्स होती है, और वो ये कहानी है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट MnO4- हमेशा अम्लीय माध्यम में जब भी कार्य करता है तो ये अपने आप को Mn2+ में बदल लेता है, मैग्नस आयन में बदल लेता है, Mn2+ मैग्नस आयन, ठीक है। अब MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना, मैंने आपको बोला था कि
जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या चलती है, अर्थात वो अपना ऑक्सीकरण अंक किसी भी यौगिक में बदल कर रख सकते हैं। ठीक है, तो कहानी की है कि अम्लीय माध्यम में जाने से पहले पर मैग्नेट के अंदर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना, तो मैग्नीज जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं उसको हम एक्स मानते हैं, तो मैग्नीज को एक्स माना। इस मैग्नीज के साथ में 4 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन के लिए हम -2 आवेश मानते हैं, तो 4 ऑक्सीजन के लिए आवेश कितना मानेंगे, -8 बराबर में इस पर मैग्नेट के ऊपर कितना माइनस है, 1 माइनस, तो माइनस में क्या लिख दिया, बराबर करके -1 क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरे अणु पर या पूरे आयन पर कितना आवेश है, -1, तो बराबर में -1। तो देखिए x का मान कितना आया, -1 + 8, x कितना आया 7। तो अम्लीय माध्यम में जाने से पहले मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना था, 7 था। जब वो अम्लीय माध्यम में गया तो वो किसमें बदल चुका है, Mn2+ आयन में। Mn2+ आयन में अब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, तो इसके ऊपर कितना धन आवेश है, 2 धन आवेश, तो कितना आएगा, +2। तो पहले +7 था, बाद में हो गया +2। अतः अम्लीय माध्यम में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितने का आया, परिवर्तन देखिए ये लिखा है, परिवर्तन कितने का आया, 7 - 2, 7 से घटकर 2 पे चला गया, मतलब परिवर्तन कितने का आया, 5। कितने मैग्नीज के लिए, 1, और पदार्थ में भी मैग्नीज कितना है, 1, इसलिए हम बोलेंगे परिवर्तन कितने का आया, 5 का आया। ठीक है, इस 5 के परिवर्तन में अब आगे यदि अपन बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार कितना, पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में कितना आएगा। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का अणु भार होता है 158। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में भी लिखा आ जाता है कि यदि पोटेशियम परमैंगनेट का अणु भार 158 हो तो तुल्यांकी भार का सूत्र क्या है, परमैंगनेट का तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार का सूत्र है मोलर द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, एन कारक। और एन कारक हम किसको बोलेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ के केस में एन कारक का मतलब संख्या में जो परिवर्तन आ रहा है वो, समझ में आया। तो 158/5 लिखेंगे और 158 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 31.6 ग्राम। तो अब बहुत काम की चीजें आ गई, यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में किस प्रकार का आयन या किस प्रकार के यौगिक में बदल जाता है, तो Mn2+ बदल जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन होता है, 7 से घटकर 2 पर आ जाता है। ठीक है, परिवर्तन कितने का होता है, 5 का। और पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में कितना होता है, तो 158/5 अर्थात 31.6 ग्राम। बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं अगले माध्यम पे, फिर आते हैं क्षारीय माध्यम। पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में भी क्रिया करता है। क्षारीय माध्यम का मतलब आप कोई सा क्षार ले रहे हैं, क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड चलेगा। यदि उसने बोला है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार कितना, क्षारीय माध्यम में पोटेशियम या इसने ऐसा बोल दिया क्षारीय माध्यम में, अर्थात कोई भी क्षारीय माध्यम दे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना, ये पूछा। क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट किसमें बदलेगा, ये पूछ लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर अब यहाँ पे लेंगे। क्षारीय माध्यम मतलब कोई भी क्षार चलेगा। क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात MnO4- का परिवर्तन किसमें होगा, तो ये MnO4- MnO4 में बदलेगा। देखो ये परमैंगनेट है, मैं लिख देता हूं, ये परमैंगनेट है। ठीक है, तो ये है केवल मैग्नेट, इसको मैग्नेट बोलते हैं। परमैंगनेट और मैग्नेट में संयोजकता का फर्क है, परमैंगनेट में 1 माइनस होता है, मैग्नेट में डबल माइनस। ठीक है, ये क्षारीय माध्यम है, ये ध्यान रखना। अब मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक पहले कितना, 7, ये अपन यहाँ निकाल चुके हैं। परमैंगनेट में तो 7 निकाल चुके, तो डबल से नहीं निकाल रहे। ठीक है, और जब परिवर्तन हुआ उसका बाद में, तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना, अब वो निकाले। तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक आप निकालेंगे तो यहाँ पे मैग्नीज को x मानेंगे, 4 ऑक्सीजन के 8 माइनस बराबर में -2, तो x बराबर -2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना आएगा, 6। तो देखिए परिवर्तन कितने का हुआ, परिवर्तन हुआ 7 - 6 अर्थात 7 से घटकर अंक कितने पे चला गया, 6 पर। परिवर्तन कितने का हुआ, 1 का। एक ही मैंगनीज है पदार्थ के पास, तो 1 का परिवर्तन ही आया।
एक ही मैग्नीज है तो ये परिवर्तन भी कितने का आएगा, 1 का। अब हमको उसने पूछा क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार कितना आएगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट का अणुभार कितना, मोलर द्रव्यमान कितना, 158, और बटे में कितना ले जाएंगे, तो माध्यम में परिवर्तन कितने का हो रहा है, क्षारीय माध्यम में 1 का, तो परिवर्तन 1 का है, तो हम बोलेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार कितना आएगा, 158 ग्राम आएगा। देखिए तुल्यांकी भार फिर बोलूंगा, नॉर्मलता जो आपका आगे टॉपिक आएगा नॉर्मलता, उसमें ये तुल्यांकी भार काम में आते हैं नॉर्मलता में। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको नॉर्मलता निकालने के लिए पूछ लेता है। यदि उसने आपको पोटेशियम परमैंगनेट के क्वेश्चन पूछे हैं तो वो माध्यम लिख कर देगा, ये पक्का है, ऐसा नहीं कि वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, माध्यम देगा ही देगा। और उस समय आपको तुल्यांकी भार याद आने चाहिए, या तो याद करो या फिर उसको बिल्कुल रट लो कि इतना अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार इतना होता है, क्षारीय माध्यम में इतना होता है। परिवर्तन किस हिसाब से या तो याद करो या फिर आपको प्रक्रिया आनी चाहिए कि क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, अब आते हैं उदासीन माध्यम पर। यदि पोटेशियम परमैंगनेट को किसी उदासीन माध्यम में डाल दिया, उदासीन माध्यम जैसे जल ले सकते हैं, यदि पोटेशियम परमैंगनेट किसमें क्रिया कर रहा है, जलीय माध्यम में, जल में क्रिया कर रहा है, उदासीन जल उदासीन होता है। तो अब इसी उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात MnO4 माइनस का परिवर्तन किसमें हो जाता है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट MnO2 बना लेता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या बना लेता है, MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, अब क्रिया से पहले मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक परमैंगनेट में कितना, 7, मैग्नीज डाइऑक्साइड में परमैंगनेट का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, 4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4, आपको आना चाहिए। मैग्नीज को X माना, 2 ऑक्सीजन के 4 माइनस, 2 ऑक्सीजन के 4 माइनस बराबर में चले जाएंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, इस आधार पे यदि हम देखें तो 7 - 4 परिवर्तन कितना आएगा, कहाँ आएगा, 7 - 4 तो परिवर्तन कितने का आएगा, 3 का। तो पोटेशियम परमैंगनेट उदासीन माध्यम में अर्थात जल में कितना ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन दर्शाएगा, 3 का। यदि परमैंगनेट 3 का परिवर्तन दर्शाएगा तो फिर उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना आएगा, तो 158 बटे में कितना कर देंगे, 3, 158 बटा 3, और 158 बटा 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 52.6 ग्राम। आप देकर देख लेना, आ जाएगा। तो देखिए तीनों माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की कहानी पूरी बदल गई, पूरी बदली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पोटेशियम परमैंगनेट के तुल्यांकी भार की कहानी बहुत ही अलग चलती है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। आपको अब समझ में आया होगा कि N कारक ऑक्सीकारक पदार्थों के केस में क्या उपयोग करते हैं। आगे एक टॉपिक आता है रेडॉक्स क्रिया, उसमें फिर वापस N कारक आएंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा उस टाइम पे याद दिलाऊंगा, तो आपको और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, पर अभी चूंकि तुल्यांकी भार पढ़ना था, काम की चीज थी, क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाली, इसलिए आपको आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आपके सामने लिखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक तुल्यांकी भार वाला टॉपिक कंप्लीट होता है आपका अभी के लिए। फिक्स परिवर्तन है, याद करने हैं, कब कौन से माध्यम में परमैंगनेट किसमें बदलेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक जो पढ़ा ये हमने तुल्यांकी भार की कहानी पढ़ी। अब हम आते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पर केमिस्ट्री के, जिसमें आपको रस समीकरण मितीय आता है। रस समीकरण मितीय का मतलब कि आप किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का अध्ययन करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के अध्ययन में आपको उन समीकरणों को सॉल्व करना पड़ता है, समीकरण पर आधारित सवाल आ जाते हैं। उसमें भी तकलीफ होती है हमको कि हम समीकरण पर आधारित सवाल कैसे सॉल्व करें। तो देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको उससे एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, तो आपको सारे सवाल सॉल्व करते आ जाएंगे। आपको ज्यादा गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं करना है। किताबों में सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा गुणा भाग दिख जाता है, शॉर्ट में मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए अगला टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय। ठीक है, रस समीकरण मितीय का अर्थ है कि हम किसी भी संतुलित, इंग्लिश में स्टाइक्योमेट्री बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का अध्ययन करना।
संतुलित रासायनिक समीकरण का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, रस समीकरण मिति। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री में बहुत सारे समीकरण देखते हैं, आप सब हायर एजुकेशन वाले हैं तो आपको ये सब चीजें तो समझ में आती है कि समीकरण होता है, एक तरफ अभिकारक होते हैं, दूसरी तरफ उत्पाद होते हैं। अधिकांशतः हम यही बोलते हैं कि बाई तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं, दाई तरफ क्या लिखे जाते हैं, उत्पाद लिखे जाते हैं। इतना तो आता है हमको। और उसके संबंध में बहुत सी जानकारी होती है। मान लो मैं एक साधारण समीकरण के रूप में थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे कि मान लो मैंने समीकरण ए लिखा, समीकरण बी लिखा, या इसको मैं और अच्छे तरीके से दर्शा देता हूं, M1, ठीक है, M2B लिखा मैंने यहाँ पर बराबर करके C लिखा N1 प्लस D लिखा N2। अब कोई भी संतुलित समीकरण है, जब समीकरण संतुलित होता है तो उसके कुछ भाग होते हैं, उन भागों में से आप परिचित होते हैं कि ए और बी को हम अभिकारक बोलेंगे, सी और डी को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। लेकिन काम की चीज क्या कि जब समीकरण संतुलित होता है तो उसमें कुछ संख्याएं लिखना पड़ती है संतुलन के लिए, वो संख्याएं आप लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर M1 M2 के रूप में दर्शाया, अभिकारक ए के आगे M1 लिखा है। ठीक है, मतलब संतुलित समीकरण में जो भी संख्या M1 की जगह जो भी संख्या आती है तो M1 M2 N1 N2 ये सब क्या होते हैं, तो ये हर समीकरण में ये जो संख्याएं हैं ये हम संतुलन के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन हम इन सबको क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय नियतांक, रस समीकरण मितीय नियतांक इस शब्द से दर्शाते हैं। ठीक है, तो रस समीकरण मितीय नियतांक जो होता है वो क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरणों में जो अभिकारक के संतुलन के लिए जो संख्याएं होती है और उत्पादों के संतुलन में जो संख्याएं उपयोग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक शब्द में रस समीकरण मितीय नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप थोड़ा सा शब्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको समीकरण में क्या क्या चीजें कैसे पढ़ना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो संख्या है वो सब रस समीकरण मितीय नियतांक होती है, संतुलन के लिए जो संख्याएं ली जाती है। ठीक, ये रस समीकरण मितीय नियतांक सामान्य तौर पर हम बोलते हैं कि रस समीकरण मितीय नियतांक मतलब मोलों की संख्या है। जैसे ए पदार्थ है तो ए पदार्थ के मोलों की संख्या M1 हो गई, बी के मोलों की संख्या M2 हो गई, पर ऐसा जरूरी नहीं है तो उसे ही मोलों की संख्या बोला जाए, पर ऐसा बोला जाता है कि मोलों की संख्या है। रस समीकरण मितीय नियतांक मोलों की संख्या के बराबर माना भी जाता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण के तौर पर समीकरण लेते हैं। जैसे मैंने समीकरण लिखा N2, ठीक है, समीकरण में उनकी अवस्थाएं भी दर्शाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन गैस है तो N2 गैस के रूप में दर्शाया, 3H2 हाइड्रोजन गैस होती है तो गैस के रूप में दर्शाया, और अमोनिया जो बनती है वो भी गैसीय अवस्था में बनती है, फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो द्रव बन जाता है, तो गैसीय अवस्था में। तो जो भी हम चीजें लिख रहे हैं वो समीकरण में दर्शाना पड़ता है जो जिस अवस्था में वो है। N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। तो देखिए इस समीकरण को पढ़ने के बहुत सारे तरीके, मेन चीज है समीकरण पढ़ने का तरीका। ठीक है, पर समीकरण को कई रूपों में पढ़ा जाता है। जैसे यदि हम यहाँ पर अभी समीकरण में देखें तो नाइट्रोजन का रस समीकरण मितीय नियतांक कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये एक तो है ना, इसलिए हम बोलेंगे नाइट्रोजन का रस समीकरण मितीय नियतांक 1 है। और मैंने अभी क्या बोला, रस समीकरण मितीय नियतांक को हम मान के चलते कि मोल है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का समीकरण में कितना मोल है, 1 मोल। हाइड्रोजन का समीकरण में कितना मोल है, 3 मोल। अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। और चीजें समीकरण पढ़ते तो सब है लेकिन उनके शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस समीकरण में नाइट्रोजन गैस की क्रिया, 1 मोल नाइट्रोजन गैस की क्रिया 3 मोल हाइड्रोजन गैस से होती है तो 2 मोल क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये उस समीकरण की नाइट्रोजन हाइड्रोजन की प्रवृत्ति है कि वो ऐसे ही अमोनिया बनाएगा संतुलन करके, अपन संतुलित ऐसे करते। ठीक है, अब देखो इस समीकरण को पढ़ने के तरीके, यदि मैं इस समीकरण को मोल के रूप में पढ़ूं, किसके रूप में पढ़ूं, मोल के रूप में, तो मोल के रूप में आपने लिखा हुआ देखा होगा, हम बोलेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है, क्रिया करती है। इसकी जगह और भी एक शब्द उपयोग कर सकते हैं, जब 1 मोल नाइट्रोजन का उपयोग होता है उस समय क्रिया में 3 मोल हाइड्रोजन का उपयोग होता है। हमेशा अभिकारक या तो क्रिया करते हैं या उनका उपयोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये शब्द उपयोग शब्द या क्रिया करने का शब्द अभिकारकों के लिए होता है। ऐसा होने पर
हमेशा 2 मोल अमोनिया बनता है, उत्पाद हमेशा बनते हैं, तो हमेशा 2 मोल क्या बनता है, उत्पाद बनता है, अर्थात 2 मोल अमोनिया बनता है। ठीक है, समीकरण को एक तो इस तरह से मोल के रूप में पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन का उपयोग होता है, उस समय 3 मोल हाइड्रोजन का उपयोग होता है, तो उससे 2 मोल क्या बन जाती है, अमोनिया। ये मोल के रूप में पढ़ा। इस क्रिया को आप भार के रूप में भी पढ़ सकते हैं। भार के रूप में, देखिए भार के रूप में कैसे पढ़ेंगे, तो भार के रूप में डायरेक्ट पढ़ लेंगे। आपको मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बताया था, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यदि मैं मोल को मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार या परमाणु भार से गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा भार निकल आएगा। मान लो किसी पदार्थ का 1 मोल है, यहाँ मैंने 1 मोल लिखा, तो उसका भार उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर रहेगा, है ना। 2 मोल है तो मोलर, उसके मोलर द्रव्यमान में 2 का गुणा हो जाएगा। 3 मोल है तो मोलर द्रव्यमान में 3 का गुणा हो जाएगा। तो बस उसी का उपयोग कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट 1 मोल नाइट्रोजन, ये रहा 1 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन का भार कितना, तो 28 ग्राम, सीधा लिख दिया 28 ग्राम। भाई एक नाइट्रोजन है 14 ग्राम की होती है, यहाँ तो 2 नाइट्रोजन है ना, तो कितना 28 ग्राम। तो हम बोलेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन क्रिया कर रही है, या 28 ग्राम नाइट्रोजन का उपयोग हो रहा है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन कितनी है, तो देखो एक हाइड्रोजन का भार होता है 6 हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 संतुलित है ना। तो हम बोलेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ में कितने ग्राम हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है, 6 ग्राम हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है। 6 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 मोल है ना, यदि यहाँ 3 मोल लेंगे और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 2, कितना हो गया 6। तो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट चलेंगे। 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम की, टोटल 6 हाइड्रोजन है 6 ग्राम, तो इतना ग्राम हाइड्रोजन समीकरण के अनुसार क्रिया कर रहा है, संतुलित समीकरण के अनुसार, है ना। अमोनिया कितनी बन रही है, 2 मोल। एक अमोनिया का भार कितना, इसको छुपा लो, एक अमोनिया का भार कितना, तो नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 17, एक अमोनिया का भार 17 है, बन कितनी रही है 2 मोल, तो कितना आ जाएगा 34 ग्राम। तो अब सीधा सा गणित है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन ने 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस से क्रिया करी, तो 34 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया गैस उत्पन्न। ठीक है, तो ये मोल के रूप में। आयतन के रूप में भी समीकरण को पढ़ा जाता है। ठीक है, आयतन के रूप में कैसे, तो जैसा मोल लिखते हैं ना, मोल के रूप में पढ़ते सेम वैसा ही। देखो आयतन के रूप में बोलेंगे इस क्रिया में एक आयतन, अब आयतन कुछ भी हो सकता है, लीटर मिलीलीटर का भी एक आयतन। ठीक है, आयतन की इकाई लीटर मिलीलीटर कुछ भी हो सकती है। एक आयतन नाइट्रोजन ने 3 आयतन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करी, तो 2 आयतन क्या बना यहाँ पर, अमोनिया। 2 आयतन क्या बना यहाँ पर, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। एनटीपी पर आयतन के रूप में, एनटीपी पर आयतन के रूप में भी इसको पढ़ा जा सकता है। अब एनटीपी पर आयतन के रूप में एनटीपी या एसटीपी, एसटीपी भी लेते हैं अपन। ठीक है, इस समीकरण में जो भी दिया है उनको कितने रूपों में पढ़ा जा सकता है, बस वो आ गया तो आपको आगे जो मैं सवाल बताने वाला हूँ बहुत क्लियर सॉल्व करते आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। देखो एनटीपी पर आयतन का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। एनटीपी पर आयतन बराबर क्या होता है, एनटीपी पर आयतन का मतलब होता है मोल गुणित 22.4 लीटर, लीटर में यही बोलते हैं। मान लो 1 मोल पदार्थ है तो आयतन कितना हो जाएगा 22.4, 2 मोल पदार्थ है तो 2 का गुणा कर देंगे, डबल कितना आ जाएगा 44.8, तो ऐसा 3 गुना कर दो, तो 1 मोल का मतलब कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का मतलब कितना होता है 22.4, डबल करेंगे तो 22.4 का डबल कितना 44.8। ठीक है, तब देखो समीकरण में नाइट्रोजन कितना है 1 मोल, 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना 22.4 लीटर। हम सीधा बोलेंगे कि इस संतुलित समीकरण में नाइट्रोजन गैस का कितना उपयोग हो रहा है 22.4 लीटर आयतन उपयोग हो रहा है। उसकी तुलना में हाइड्रोजन कितना उपयोग हो रहा है 3 मोल, एक साथ 3 मोल हाइड्रोजन, तो 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब कि ये कितना हो गया, तो 3 गुणित क्या कर देंगे 22.4 लीटर, ये करेंगे 3 गुणित कितना कर देंगे 22.4 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है 3 गुना 6 और एक साथ 3 गुना 6 67.2 लीटर क्या उपयोग हो रही है हाइड्रोजन गैस, 4 तिया 12, ठीक है 67.2 लीटर
हाइड्रोजन गैस उपयोग हो रही है। तो फिर अमोनिया कितनी बन रही है, तो हम बोलेंगे संतुलित समीकरण के अनुसार अमोनिया 2 मोल बन रही है, और 2 मोल का आयतन एनटीपी पर कितना होता है 44.8, 1 मोल का 22.4, तो 2 मोल का कितना 44.8। तो हम बोलेंगे कि एनटीपी पर 44.8 लीटर क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है। तो देखो कितने तरीके हो गए संतुलित समीकरण को पढ़ने के। एक तरीका आया तो दूसरा भी आपको आ जाएगा, तीसरा भी आपको आ जाएगा। मेन तो ये 3 तरीके आने चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये 3 है, ये आपके सामने जो लिखे हैं। ठीक है, बीच का ये आयतन वगैरह ठीक है चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अभी समीकरण, संतुलित समीकरण पढ़ना कैसे चाहिए वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, फिर मैं कुछ सवाल सॉल्व कराता हूँ ऐसे ही संतुलित समीकरण के। और देखिए सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, उसकी जो इच्छा हो वो पूछ सकता है। और आपको सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, सबके लिए सॉल्व करने का एक ही तरीका बताऊंगा, एक तरीका, तो आपको सॉल्व करते आ जाएगा। पर मोल के रूप में समीकरण कैसे पढ़ना है, भार के रूप में कैसे पढ़ना है, और आयतन के रूप में कैसे पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको समीकरण से संबंधित ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे चलते, उदाहरण के तौर पर सवाल लेते हैं। ठीक है, मान लो उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा कि यदि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का दहन होता है, दहन मतलब जलाना, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, ये इतना तो आपको आना चाहिए, शब्दों को पढ़ते आना चाहिए। तो क्या लिखा है, 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का दहन होता है तो कितना मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि ये मोल ना ग्राम और सब कुछ आ गया, अब ये क्या लफड़े हैं, बस यही दिक्कत हो जाती है। कुछ नहीं है, देखो बहुत सरल है। हाँ, ये है कि समीकरण दे दिया उसने बना के तो ठीक है, वरना आपको आना चाहिए समीकरण बनाने के लिए आपको शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा और बिल्कुल क्लियर आपको वो समीकरण बनाना होगा तो सवाल बनेगा। सवाल बहुत आसान होता है, सॉल्व करने का तरीका होता है। देखो सब कुछ छोड़ो, क्या संख्या लिखे क्या मान दिया है वो बात की बात है। उसने आपसे बोला है मैग्नीशियम का धातु का दहन कराना है। दहन मतलब किससे क्रिया करानी है, ऑक्सीजन से। स्वाभाविक सी बात है, समीकरण बनाना पड़ेगा। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में, मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ में, ऑक्सीजन। उसने ये भी लिखा कि कितना मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो बनता है वो उत्पाद की तरफ लिखा जाता है, तो हमने इसको उत्पाद की तरफ क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसने खुद ही बोला कि आपको तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना ही है और दहन करवा के बनाना है। दहन मतलब क्या, ऑक्सीजन से क्रिया करवा के। तो क्रिया करने वालों को अभिकारक बोले रहे, बनने वाले को उत्पाद बोल रहे। समीकरण बनाया, हो गया। अब ये जो मान दिए हैं उसको छोड़ो, समीकरण बनाना आना चाहिए। दूसरा कार्य, समीकरण संतुलित रहना चाहिए। हमने पहले सब लिख लिया, अब संतुलित है कि नहीं वो आपको आता है। दिख रहा है कि अभिकारक की तरफ 2 ऑक्सीजन है, तो उत्पाद की तरफ कितना ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है। तो या तो ऐसा कर लो कि 1 ऑक्सीजन के लिए इसको आधा कर दो, 2 है, 2 का आधा, ये कितना हो जाएगा 1, काम खत्म, है ना। कैसे भी कर सकते हो, यदि उधर डबल किया तो फिर इधर मैग्नीशियम डबल कर देना, जैसा आपको बेटर लगे, ऐसा कुछ नहीं, आंसर तो वही है। अब बात आती है, संतुलन हो गया, पहला काम समीकरण बनाया, दूसरा संतुलन किया, तीसरा काम अब आपको जो मान दिए हैं उनका उपयोग करना है। देखो कैसे उपयोग करना है वो आना चाहिए। ये जो समीकरण बना, ये अपने जो उसके अनुसार है वो अपने खुद के अनुसार संचालित होगा, है ना। 1 मैग्नीशियम के साथ में आधा ऑक्सीजन क्रिया करेगा, आधा मोल मतलब, है ना, मोल के हिसाब से 1 मोल के हिसाब से आधा मोल ऑक्सीजन क्रिया करेगा, तब वो 1 मोल क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो समीकरण में चल रहा है। अब आपको जो मात्रा दी है वो मात्रा किसकी मात्रा किस इकाई के रूप में दी है, आप उसको उसके रूप में चलने देना, है ना। देखो अब मैं आपको बताता हूं, पहले क्या करना है, पहले आपने जो समीकरण बनाया है संतुलित, उस समीकरण में क्या चल रहा है पहले वो देखो। समीकरण में क्या चल रहा है वो देखो। तो हम बोल रहे हैं कि समीकरण में ये चल रहा है कि 1 मोल मैग्नीशियम ने क्रिया करी है आधे मोल ऑक्सीजन के साथ में। 1 मोल मैग्नीशियम ने क्रिया करी है आधे मोल ऑक्सीजन के साथ में, और बनाया है क्या, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहां कहां चल रहा है, ये समीकरण में चल रहा है।
अभी पहले समीकरण में पढ़ोगे तो आपको सवाल के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। अब समीकरण के अनुसार मात्राएं लिख ली अपन ने, आगे बढ़ते हैं। अब आपको सवाल में जो मात्रा दी है वो कौन सी इकाई के रूप में किसकी मात्रा दी है ये देखना है। जैसे इस सवाल में मैग्नीशियम दिया है 2.4 ग्राम, मतलब मुझे मैग्नीशियम को भार के रूप में लेना है। मैग्नीशियम को किस रूप में लेना है? भार। तो कोई बात नहीं, 1 मोल लिखा है तो 1 मोल मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है ना, और एक मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना आता है? 24 ग्राम। तो मैं मैग्नीशियम को 24 ग्राम लिख लूंगा क्योंकि मुझे मैग्नीशियम भार के रूप में चाहिए। ऐसी सवाल की डिमांड है कि मैग्नीशियम किस रूप में चाहिए? भार के रूप में, तो लिख दिया, है ना। और इस क्रिया द्वारा आंसर किसका निकालना है? उत्पाद का, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जिसके बारे में दिया है उसको देखेंगे, जिसके बारे में पूछा है उसको देखेंगे। बीच में संतुलन के लिए जो आया गया उसको छोड़ो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। इस समीकरण मुझे अब ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन के द्वारा मैंने संतुलित कर लिया, सबको बात खत्म हो गई। सवाल में ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पूछा है, बोला हमको दिया है मैग्नीशियम के बारे में, पूछा है मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। तो हम बात चर्चा भी या बात भी किसकी करेंगे? मैग्नीशियम की और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों को देखेंगे। ऑक्सीजन का काम संतुलित करने के लिए था, हो गया उसका काम खत्म। समझ में आया आपको? मैग्नीशियम मोल के रूप में नहीं दिया था सवाल में, मैग्नीशियम सवाल में ग्राम के रूप में दिया था, तो मैंने भी समीकरण में उसको ग्राम के रूप में लिख लिया। अब जिसके बारे में पूछा है उसको हमें किस रूप में, जिसके बारे में पूछा है वो हमें किस रूप में लेना है? मोल के रूप में। किस रूप में लेना है? मोल के। तो देखो इसको मोल के रूप में लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव नहीं कर रहा है। जैसा चल रहा है कि किताबों में सवाल सॉल्व होता है तो इतने के हिसाब से इतना आता है तो इतने का इतना होगा, और 4-5 लाइनों का सवाल बना देता है। मैं आपको सिंगल लाइन में, सिंगल शॉर्ट में उसको सॉल्व करा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे मोल में चाहिए, तो मैंने इसको मोल में लिखा रहने दिया, बस। अब देखो आपके प्रश्न की डिमांड क्या है वो देखो। प्रश्न में क्या बोला है उसने? प्रश्न में, समीकरण में क्या चल रहा है वो तो हमने देख लिया। अब प्रश्न की डिमांड है कि आपको 2.4 ग्राम मैग्नीशियम जलाना था। कितना मैग्नीशियम जलाना था? 2.4 ग्राम। तो बोले 2.4 ग्राम मैग्नीशियम के हिसाब से फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा? तो देखो 24 ग्राम, समीकरण में 24 ग्राम है, तो आप ये देखो कि 24 ग्राम को 2.4 ग्राम में लाने के लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं, 24 में 10 का भाग दोगे। यदि 24 में 10 का भाग दोगे तो वो 2.4 बन जाएगा, ठीक है। तो 24 ग्राम को यदि मैं प्रश्न में दी गई क्वांटिटी में बदलना चाहता हूं तो थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको अपना थोड़ा तर्क वितर्क लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि 24 ग्राम समीकरण में है, मुझे तो केवल बाहर से कितना दिया है? 2.4 ग्राम। तो 24 और 2.4 ग्राम में क्या अंतर आएगा? तो हम बोलेंगे कि यदि मैं इस 24 ग्राम को 10 से भाग दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2.4 ग्राम। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 24 ग्राम और 2.4 ग्राम में क्या अंतर है? तो 24, देखो हम संख्याओं को ऐसे लिखते हैं, तो दशमलव को शिफ्ट किया बीच में तो ये क्या बन गया? 2.4 ग्राम। ऐसा कर लो भाई। 24 ग्राम को कैसे, यदि इनमें यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखा है मतलब दशमलव के बाद यहाँ 0 है। अब मैं क्या करूंगा कि 24 ग्राम के दशमलव को शिफ्ट करके 2 और 4 के बीच में ले आऊंगा, तो ये क्या बन गया? 2.4 ग्राम। अब यदि किसी पदार्थ में जैसा परिवर्तन किया है वैसा परिवर्तन उसके सामने वाले में भी होगा। सामने वाले में कैसे? 24 ग्राम मैग्नीशियम जब समीकरण में था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना था? 1 मोल। तो फिर मैंने तो 24 ग्राम को 2.4 ग्राम में बदलने के लिए दशमलव को एक स्थान पहले ले आया तो वो 2.4 ग्राम बन गया। तो फिर 1 मोल को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। जैसा चेंज मैग्नीशियम में हुआ है वैसा का वैसा चेंज यहाँ भी होगा। तो मैं दशमलव कितने स्थान पहले लाया? 1 स्थान पहले लाया, तो यहाँ भी दशमलव 1 स्थान पहले लाना पड़ेगा। मतलब ये 1 के बाद ऐसा दशमलव था तो मैं दशमलव 1 स्थान पहले ले आऊं, तो क्वांटिटी कितनी आ गई? 0.1 मोल। तो मैं बोलूंगा 2.4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे कितने 2.4 ग्राम मैग्नीशियम मुझे कितने मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाल के देगा? 0.1 मोल निकाल के देगा। तो आंसर आ गया 0.1 मोल। देखो मैंने कोई गुणा भाग कुछ नहीं किया है,
किताबों में गुणा भाग किया रहता है, इतने मोल के हिसाब से इतना, तो इतने के हिसाब से इतना आएगा, फिर वो चेंज करता है मोल में, फिर गड़बड़ होती है ग्राम और मोल में, और दिमाग घूम जाता है कि यार पहले ग्राम में आया फिर मोल में आया। नहीं करना है ऐसा। देख लो एक बार, यदि आपको ये क्लियर चीज समझ में आई होगी तो अगले सवाल पे आएंगे और आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं और एक सवाल सॉल्व करते हैं। देखो सवाल आया कि 3.2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को जलाने पर कितने लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड एनटीपी पर बनेगा? कितने लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड एनटीपी पर, कितना लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड एनटीपी पर बनेगा? दोस्तों है ना, अभी आपको जो तरीका बताया मैं उसी तरीके से सॉल्व करके देखो, बताता हूं कितना आसान है वो। किसको जलाना है? सल्फर डाइऑक्साइड को। कितना जलाना है वो बात की बात, समीकरण तो बने पहले। सल्फर डाइऑक्साइड को जलाना है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करानी। बनाना क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, तो बना दिया SO3। ठीक है, समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप कैसे भी बैलेंस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभिकारक में 4 ऑक्सीजन है, उत्पाद में 3 है। मान लो मैं सल्फर डाइऑक्साइड को डबल कर दूं तो अभिकारक की तरफ 6 ऑक्सीजन हो गई, तो उत्पाद की तरफ भी 6 करने के लिए मैं यहाँ पे 2 का क्या कर दूंगा? गुणा। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। सल्फर भी 2 हो गए दोनों साइड, ऑक्सीजन 6 हो गई। जैसा आप बैलेंस करना चाहे आपके दिमाग से। ठीक है, समीकरण में क्या चल रहा है? फिर वही कहानी, पहले शुरुआत कहां से करेंगे? समीकरण में क्या चल रहा है, प्रश्न में क्या पूछा है वो बात की बात। समीकरण में क्या चल रहा है? समीकरण में चल ये रहा है कि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड को जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन लगा, जिससे कि 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी। जिससे कि 2 मोल क्या बनी? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको फिर आगे, कि सवाल में किसकी मात्रा किस रूप में दी है वैसा दर्शाएंगे। ठीक है, सवाल में किसकी मात्रा किस रूप में दी है, समीकरण में उसकी मात्रा उसी रूप में दर्शाएंगे। जैसे उसने मुझे सल्फर डाइऑक्साइड दिया 3.2 ग्राम। कितना दिया? 3.2 ग्राम। मतलब उसने मुझे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसमें दी है? ग्राम में। मैंने समीकरण में पढ़ी क्या है? मैं मोल में, तो मैं इसको ग्राम में कितना लिख लूंगा? तो देखो, एक सल्फर डाइऑक्साइड का भार कितने के बराबर? एक का कितने के बराबर? एक सल्फर 32, 2 ऑक्सीजन 32, 32 32 64, 64 डबल कर देंगे, 2 मोल है ना, एक के लिए 64, तो 2 के लिए कितना? 128 ग्राम। तो सल्फर डाइऑक्साइड समीकरण में कितनी है? 128 ग्राम की है। ठीक है, सवाल हमको 3.2 ग्राम के लिए दिया है, लेकिन अभी तो हम समीकरण में देख रहे हैं। और हमने सल्फर डाइऑक्साइड ग्राम में क्यों ली? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप सल्फर डाइऑक्साइड को ग्राम में रखो, हमने ग्राम में रखा। ठीक, अब बनाना क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसी का पूछा। मैंने अभी आपको बोला जिसके बारे में दिया है उसको और जिसके बारे में पूछा है उसको तुलना करो, बाकी सब बीच का जो है उसको छोड़ दो। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए बोला उसने, समीकरण में सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी बन रही है? 2 मोल। सवाल की डिमांड है कि आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का आयतन लो, लीटर में लो। लीटर किस में लेना है? एनटीपी पर। तो अभी आपको बताया 1 मोल एनटीपी पर आयतन 1 मोल के अनुसार कितना होता है? 22.4। तो यहां पर समीकरण में तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी बन रही है? 2 मोल। मतलब समीकरण में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है 44.8 लीटर। 1 मोल 22.4 के बराबर होता है, तो 2 मोल कितने के बराबर होगा? 44.8 के बराबर। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़े, प्रश्न की डिमांड पर आते हैं। समीकरण की डिमांड जो थी वो तो पूरी कर दिया, प्रश्न की डिमांड पे चले जाए। प्रश्न में क्या चल रहा है इस पे देखें। सवाल ये बोल रहा है कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड 3.2 ग्राम ही लेनी है। समीकरण तो 128 ग्राम लेके चल रहा है, सवाल बोल रहा है आपको 3.2 ग्राम ही लेनी है, और उसके हिसाब से यहाँ कितना लीटर आएगा आपको ये बताना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना लीटर आएगा ये बताना है। देखो क्या करेंगे,
थोड़ी सी सोच लगाएंगे। मान लो 3.2 नहीं होता, या 32 होता, दिमाग लगाओगे तो सब कुछ बनेगा। 128 का आधा करो तो ये क्या हो जाता है, 64। अब मैंने क्या बोला, एक में जैसा परिवर्तन हुआ है दूसरे में भी, सामने वाले में भी वैसे ही परिवर्तन। 128 को हम आधा कर दे तो 64 हो जाएगा, तो 64 ग्राम हो जाएगा। हम आंसर निकालने के लिए क्या प्रक्रिया उपयोग कर रहे हैं, देख लो, दिमाग थोड़ा सा हमको हमारा यूज करना पड़ेगा। यदि मैंने इसको आधा किया तो वो भी आधा होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आधा होगा। 44.8 ग्राम का आधा कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। 64 का आधा कितना, 32। 64 का आधा 32 होता है, तो यदि वो 32 है, ठीक है, तो 32 है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 64 का आधा कितना, 32, यहाँ दशमलव लगा रहे। 64 का आधा 32, यदि ये 32 ग्राम का हुआ तो इसको भी फिर आधा करना पड़ेगा दूसरी बार, तो ये कितने ग्राम का, कितने लीटर का हो जाएगा, 11.4 लीटर। अब क्या है, 32 के लिए नहीं बोला उसने, हमसे बोला कि आप तो 3.2 ग्राम के हिसाब से बताओ। करना क्या है, अभी आपको बताया दशमलव में कैसे बदल लेंगे। 32 मतलब क्या है, 32.0 है वो, है ना। 32 मतलब वो क्या है, 32.0। में थोड़ा नीचे लिख दो यहाँ पे तो क्लियर दिखेगा आपको। प्रश्न में मुझे 3.2 ग्राम ही चाहिए, ठीक है। अब मैं 32 को 3.2 में कैसे बदलू, तो कुछ नहीं है। 32 मतलब वो किस तरह से लिखा हुआ है, 32.0, दशमलव को एक स्थान पहले ही तो खसकाना है। यदि मैं दशमलव को एक स्थान पहले खसका दूंगा, ठीक है, इस दशमलव को एक स्थान बीच में ले आऊंगा तो ये 3.2 बन जाएगा। जैसा यहाँ किया है तो वैसा वहां भी करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 11.4 के इस दशमलव को एक स्थान पहले ले आएंगे, इधर एक स्थान पहले लाया तो उधर भी एक स्थान पहले लाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, हमारा आया था 11.4 लीटर, तो मैं 11.4 लीटर के दशमलव को एक स्थान पहले ले आऊं, मतलब एक के पहले ले आऊं, एक स्थान पहले, ये कितना बन जाएगा, 1.14 लीटर। हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड के हिसाब से कितने लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड के हिसाब से कितना बनेगा, 1.14। तो कितना आसान तरीका बताया है, कोई गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं करने के लिए दिया है। किताबें बहुत टफ सिखाएंगी आपको, ठीक है, मैंने आपको बहुत आसान सी भाषा में ये सब कुछ समझाया। और एक सवाल ले लेते हैं और आपको समझ आ जाएगा, मिलेंगे आपको बहुत सवाल मिलेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। सवाल है 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम, ठीक। C2H4, इसको इथिलीन बोलते हैं या इथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। 5.6 ग्राम C2H4 को के दहन के लिए या पूर्ण दहन लिख दूं, ये ज्यादा बेटर, के पूर्ण दहन के लिए, ये पूर्ण दहन शब्द का क्या मतलब है आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ण दहन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन गैस लगेगी या कितने मोल ऑक्सीजन लगेगी, कितने मोल ऑक्सीजन लगेगी, ठीक, बहुत क्लियर। देखो कितने ग्राम इथिलीन को जलाना है, C2H4 कितना ग्राम जलाना है, 5.6 ग्राम। फिर वही कहानी, जो भी पूछा है, जैसा जितनी मात्रा में पूछा है वो बात की बात है, पहले तो समीकरण बनाना सीखे। जलाना है C2H4, तो C2H4 को जलाया है मतलब इसका पूर्ण दहन करा रहे हैं मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है, करा देते हैं। अब कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, फंडा होता है, कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन कराने से, कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन, यदि पूर्ण दहन हुआ है तो हमेशा उस कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन से, कार्बनिक यौगिक मींस हाइड्रोकार्बन, बेसिक कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन, हमेशा कार्बन, उस कार्बनिक यौगिक का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है और उसका हाइड्रोजन जल वाष्प में बदलता है, गैस बनती है। ये फंडा है, याद ही रखना। कार्बनिक यौगिक का कार्बन हमेशा CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन हमेशा जल वाष्प बनाएगा, ठीक है। तो देखो ये कार्बनिक यौगिक है C2H4, कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है कार्बनिक यौगिक।
तो समीकरण के उत्पाद क्या बनेंगे, इसमें यहाँ कहीं लिखा नहीं है ना उत्पाद, वो हमको लेना पड़ेगा क्योंकि उसको ही मालूम है कि पूर्ण दहन में उत्पाद दो ही बनते हैं, और क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनती है, जल वाष्प। बना दिया समीकरण, बैलेंस करेंगे पहले, उसके बाद आगे की कहानी चलेगी। अभिकारक की तरफ कार्बन कितने हैं, 2 है, उत्पाद की तरफ भी 2 करना है तो 2 का गुणा करेंगे। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो उत्पाद की तरफ भी 4 करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो गई, कार्बन 2 हो गई। आखिरी में ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना। ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ कितनी है, 2 दूना 4, 4 और 2 6, तो इधर भी ऑक्सीजन मुझे कितनी करना पड़ेगी, 6, मतलब 3 का गुणा करना, पहले 2 थी, 3 का गुणा किया तो 6 हो गई। तो अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। इस संतुलित समीकरण में अब क्या चल रहा है वो देखो, और देखो जिसके, ठीक है, ये समीकरण आपका संतुलित हुआ है, देख लीजिए कैसे संतुलित किया है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे कहानी चालू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि पहले हमेशा समीकरण को पढ़ना है हमें, समीकरण में क्या चल रहा है ये देखना। हम केवल उन 2 को लेंगे जिसके बारे में दिया और जिसके बारे में पूछा है। जैसे सवाल में दिया था C2H4 के बारे में, पूछा है ऑक्सीजन के बारे में, बाकी से मतलब नहीं है क्योंकि वो संतुलन के काम में है, ठीक है। समीकरण में 1 मोल C2H4 दिख रहा है, उसके तुलना में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 3। फिर मैंने आपको बोला था प्रश्न की डिमांड किस रूप में, उस पर चलना है। प्रश्न डिमांड कर रहा है कि आप C2H4 को ग्राम में लो, तो मैंने C2H4 को ग्राम में लिया। कैसे लिया, इस C2H4 का अणुभार निकाल लिया, क्योंकि वो जितना अणुभार होगा 1 मोल का, वही ग्राम में उसका भार आएगा। 2 कार्बन का भार 24, 4 हाइड्रोजन है तो 24 और 4 28, तो समीकरण में जो C2H4 है ये कितने ग्राम का है, 28 ग्राम का। इस 28 ग्राम C2H4 को जलाने के लिए उस समय कितनी ऑक्सीजन लग रही है, 3 मोल। 3 मोल, उसने बोला ऑक्सीजन आप मोल में लो, ये देख लो ये लिखा है, तो ऑक्सीजन को मोल में ले लिया, और जो C2H4 है उसको ग्राम में। अब फिर क्या करना है, मैंने आपको बताया था समीकरण में जो चल रहा था वो तो चल रहा था, प्रश्न की डिमांड क्या है वो देखो, प्रश्न में कितनी मात्रा के हिसाब से बोला है उसने। तो प्रश्न तो हमको बोल रहा है कि आप तो 5.6 ग्राम के हिसाब से बताओ कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 5.6 ग्राम के हिसाब से बताओ ऑक्सीजन कितनी चाहिए। तो कैसे, अभी आपको बताया, सोच लगाओ अपनी कि 28 को यदि मैं डबल कर दूं तो ये 56 ग्राम हो जाएगा। 28 का डबल कितना होता है, 56, 5.6 में जाना है अपने को, तो दशमलव छोड़ो, 56 कैसे आएगा, जब 28 का डबल कर देंगे 56 आ जाएगा। यदि एक तरफ डबल किया है, इसको यदि दुगना किया है तो दोगुना किया है, तो फिर दूसरी तरफ भी तो दोगुना करना पड़ेगा मात्रा को। तो आप 3 मोल को दोगुना करके कितना ले आएंगे, 6 मोल, ये भी दोगुना करना पड़ेगा। यदि इधर दोगुना हुआ है तो उधर दोगुना। अब हमको तो 56 के हिसाब से नहीं चाहिए, हमको 5.6, 56 को 5.6 में कैसे बदलते हैं, तो 56 मतलब ऐसा लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं लिखा है, 56 के आगे तो दशमलव 0 है। दशमलव को कहाँ ले आए, एक स्थान पहले, तो वो क्या बन जाएगा, 5.6। यदि इधर ऐसा किया है तो सामने भी वैसे ही करना पड़ेगा। यदि 6 लिखा है तो 6 को लिखा है, इसका मतलब वो 6.0 है, 6 लिखा है मतलब 6.0 है। इसका दशमलव भी एक स्थान पहले उठा कर ले आओ, तो अब ये कितना बन जाएगा, 0.6 मोल। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, हम बोलेंगे कि कितने मोल ऑक्सीजन लग रही है, 0.6 मोल ऑक्सीजन लग रही है, 0.6 मोल ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपको ऐसे समीकरण वाले सवाल मिलेंगे। लास्ट 2018 के पेपर में समीकरण पर आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्व करने का तरीका यही है, आपके सॉल्व पेपर कहीं मिले हो या 11th 12th की बुक हो आपके पास, तो उसमें से समीकरण वाले सवाल दिए, सॉल्व करने का उसमें जो सॉल्व करके दिया है किताबों में बहुत टफ मेथड से दिया हुआ है, मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये संतुलित समीकरण को सॉल्व करते आया होगा, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इसी समीकरण पर आधारित एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और समझ लेते हैं, तो आपका ये समीकरण वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें तो अगला इसमें एक टॉपिक आता है सीमांत अभिकर्म। सीमांत अभिकर्म का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। अभिकर्मक क्या होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं। अभिकर्मक मतलब वही अभिकारक, अभिकारक की बात कर रहे हैं। अभी बताया अभिकारक हमेशा क्रिया करने वाले होते हैं,
ठीक है, क्रिया करने वाले, ठीक है। सीमांत अभिकर्मक, देखो शब्द लिखा है सीमांत। सीमांत का मतलब यदि क्रिया में एक से ज्यादा अभिकारक है, एक से ज्यादा अभिकारक है, सीमांत का मतलब समझ लो, एक से ज्यादा अभिकारक है, तो वह अभिकारक जो क्रिया में पहले समाप्त हो जाता है, पहले क्या हो जाता है, समाप्त, या पहले उपयोग, पहले समाप्त हो जाता है या पहले पूर्ण उपयोग हो जाता है। पूर्ण मतलब उसकी क्वांटिटी कुछ नहीं बचती है, पूर्ण उपयोग हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, सीमांत अभिकर्मक बोला जाता है। सीमांत इसलिए क्योंकि उसने सीमा निर्धारित कर दी कि मैं कम मात्रा में हूं, तो मैं पहले खत्म हो गया, और मैं पहले खत्म हो गया तो क्रिया भी रुक गई। तो सीमांत अभिकर्मक यदि पहले सीमांत अभिकर्मक यदि क्रिया में है, तो यही सीमांत अभिकर्मक क्रिया चलाता है। मतलब क्रिया जो चलती है किसके अनुसार चलती है, सीमांत अभिकर्मक के अनुसार चलती है। यदि सीमांत अभिकर्मक बचा ही नहीं तो क्रिया चलेगी नहीं, क्योंकि वो अभिकारक ही, उस क्रिया में वो अभिकारक खत्म हो गया ना, पहले ही पूरा खत्म हो गया है ना। जैसे अभी बताया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यदि नाइट्रोजन खत्म हो गया तो हाइड्रोजन किससे क्रिया करेगा, उसको कोई तो चाहिए क्रिया करने के लिए, उसने क्रिया कर ली, अमोनिया बन गया। एक समय ऐसा आया कि नाइट्रोजन की मात्रा ही खत्म हो गई क्रिया में, हमने जितनी मात्रा बाहर से डाली थी वो पूरी खत्म हो गई नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की बच गई। तो हाइड्रोजन किससे क्रिया करे, तो वहीं पर क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए सीमांत अभिकर्मक निर्धारित करता है कि क्रिया कब तक चलेगी, क्रिया कब तक चलेगी, ये कौन निर्धारित करके देगा, सीमांत। और याद रखना, सीमांत अभिकर्मक क्रिया में पहले समाप्त हो जाता है या पहले पूर्ण क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है, मतलब इसकी मात्रा 0 बचेगी। इसकी मात्रा कितनी बचेगी, 0, शून्य बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है सीमांत अभिकर्मक निकालते कैसे हैं, हमें कैसे पता चले कि ये क्रिया दी है, इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है, एक से ज्यादा अभिकारक दे दिए। तो सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने का एक शॉर्ट तरीका है, किताबों में नहीं मिलेगा, बस आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे। सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने का तरीका देख लो क्या है। यदि आपको सीमांत अभिकर्मक निकालना है, तो आप उस अभिकर्मक के दिए गए मोल का मतलब जो आपको प्रश्न में दिए गए हैं उनके मोल लेना है, प्रश्न में जो मोल दिए हैं उनके लेना है ना। दिए गए मोल कहाँ मिलेंगे आपको, प्रश्न में, ठीक है। उस अभिकर्मक के प्रश्न में जो मोल होंगे उसकी बात करेंगे। दिए गए मोल में रस समीकरण मितीय नियतांक का भाग देना है, रस समीकरण मितीय नियतांक का क्या देना है, भाग। अभी मैंने आपको रस समीकरण मितीय नियतांक बताया था, संतुलित समीकरण में जो संख्या लेते हैं वही तो क्या है, रस समीकरण मितीय नियतांक। दिए गए मोल और रस समीकरण मितीय नियतांक का अनुपात निकालेंगे। ये अनुपात जिस अभिकारक के लिए सबसे कम होगा, जिस अभिकारक के लिए न्यूनतम हो, जिस अभिकारक के लिए यह अनुपात क्या हो, न्यूनतम हो, वही क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा, ठीक है। तो आप ट्रिक आपको बता दी, बस ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है कि सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालते, किताबों में नहीं मिलेगा आपको ये। दिए गए मोल जो कि प्रश्न में दिए हैं उसको किससे भाग देना है, उसी के रस समीकरण मितीय नियतांक से, जिससे कि वो अभिकारक न्यूनतम, उस अनुपात का मान न्यूनतम जिसके लिए आया वही क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन के रूप में बता दूंगा। देख लिया, सवाल पर आए, देखो आते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान लो H2 प्लस O2 बराबर H2,
ठीक है, मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, अभी आपको पूरा समीकरण दे रहा हूं, वैसे समीकरण आपको बनाना पड़ता है पर मैं अभी के लिए लिख रहा हूं। H2 प्लस O2 बराबर H2 प्लस O2 बराबर H2। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या बनाया, जल बनाया। ठीक है, हम इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, संतुलित मैं अभी आपको दे रहा हूं। ठीक है, सवाल यह है कि यदि 1 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस क्रिया करे तो कौन सीमांत अभिकर्मक होगा, कौन सीमांत अभिकर्मक। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक सवाल से है, क्योंकि मान मैंने मोल के रूप में दिए, हो सकता है सवाल में मान ग्राम के रूप में दिया है, तो बहुत क्लियर होनी चाहिए। सवाल क्या है कि समीकरण के लिए उसने आपको यह बोला कि मैं तो एक ही मोल ले रहा हूं बाहर से, समीकरण अपने हिसाब से क्रिया करेगा, समीकरण में तो क्रियाकारक अपने हिसाब से क्रिया कर रहे हैं, वो संतुलित है। ठीक है, मैंने बाहर से कितनी क्वांटिटी मिला है, 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन लिया और 1 मोल मैंने ऑक्सीजन मिला दी, और मैंने बोला कि इसमें 1-1 मोल दोनों के लिए है, तो मुझे तो इसमें सीमांत अभिकर्मक चाहिए, मतलब मुझे वो चाहिए जो क्रिया में पहले समाप्त हो जाए, वो कौन है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है। स्वाभाविक साथ है, अभिकारक की बात करें तो अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, जल तो होगा नहीं, है ना। तो कैसे निकालना है, देखो ये तरीका लिखा है, सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालना है। दिए गए मोल, दिए गए मोल, हाइड्रोजन के मोल कितने दिए गए हैं, 1 दिए गए मोल है, कितने हैं, 1। ठीक है, ऑक्सीजन के मोल कितने दिए गए हैं, 1 दिए गए मोल, ये रहे दिए गए, दिए गए मतलब प्रश्न में दिए गए है ना, दिए गए मोल। ठीक है, अब रस समीकरण मितीय नियतांक, समीकरण संतुलित समीकरण है, ये रस संतुलित है ना, संतुलित नहीं आता है रस समीकरण मितीय। नियतांक कितना है, रस समीकरण मितीय नियतांक, हाइड्रोजन का नियतांक कितना है, 2, ये रहा 2। ऑक्सीजन का कितना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, 1। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, अनुपात जो आपके सामने मान लिखे उसी का अनुपात निकालेंगे, ये रहा है ना अनुपात। यदि मैं हाइड्रोजन के लिए अनुपात निकालूं 1/2, मतलब ये अनुपात कितना आ रहा है, 0.5। ऑक्सीजन के लिए कितना आ रहा है, 1/1, मतलब ये अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इस क्रिया में सबसे पहले समाप्त कौन होगा, देखो क्या लिखा है, जिस अभिकारक के लिए अनुपात न्यूनतम हो वही क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकारक। तो देखो दिए गए मोल और नियतांक का अनुपात हाइड्रोजन के लिए कितना आया, 0.5, ऑक्सीजन के लिए कितना आया, तो मैं बोलूंगा यह अनुपात हाइड्रोजन के लिए कम आ रहा है, इसके लिए यह अनुपात न्यूनतम है, और न्यूनतम अनुपात है, इसका मतलब कि ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक। और जो सीमांत अभिकर्मक है वो क्रिया में समाप्त हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन की बची मात्रा इस क्रिया में क्या आएगी, 0। ऑक्सीजन बचेगा, कितना बचेगा वो सब बात की बात है, लेकिन ये सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालना है ये क्लियर होना चाहिए। देखिए अगला सवाल है, सवाल है समीकरण आपको ही बनाना है। ठीक, सवाल आया 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया 32 ग्राम ऑक्सीजन से कराई जाती है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। सब कुछ वो लिख के दे रहा है, क्या किसकी क्रिया हो रही है, क्या बन रहा है। ठीक है, इस क्रिया का सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। यदि उसने डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा तो पूछेगा इस अभिक्रिया में पहले कौन समाप्त होगा, पहले कौन उपयोग हो जाएगा या पहले कौन समाप्त हो जाएगा, उपयोग या समाप्त हो जाएगा, सवाल ये पूछा है ना। या फिर उल्टा पूछ सकता है कौन बचेगा, है ना, जो समाप्त हुआ है उसको छोड़ के दूसरा बचेगा, तो कौन समाप्त हो जाएगा अभी वो निकालते हैं, सामने वाला फिर जो है वो बच जाएगा। ठीक, तो देखो समीकरण बनाते हैं। अभी आपको सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का समीकरण बना के बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड।
बल बैलेंस करेंगे तो ये डबल, तो ये भी क्या करेंगे डबल। अभी आपको समीकरण बनाना सिखाया था, ठीक है। ये हो गया संतुलित समीकरण। अब हमें क्या लेना है, सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए दिए गए मोल। अब सवाल में देखो मोल नहीं दिए हैं, बहुत लोग यही गड़बड़ कर देंगे। ये आपको भार दिया है, मोल नहीं दिया है, ठीक है। तो हमको तो मोल की जरूरत है, तो दिए गए मोल सवाल में हमको सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया है, 32 ग्राम दिया है, मोल में नहीं दिया है। तो इस 32 ग्राम को पहले हम किस में बदलेंगे, मोल में बदलेंगे। तो मोल में बदलने के लिए हम फॉर्मूला क्या उपयोग करते हैं, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब भार कितना 32, मोलर द्रव्यमान सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है 64, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका तो 64 होता है ना। तो हम बोलेंगे कि सवाल में सल्फर डाइऑक्साइड के दिए गए मोल कितने, दिए गए यहाँ क्लियर लिखा है, समीकरण के मोल नहीं देखना है, सिर्फ दिए गए। हमको उसने बोला 0.5 मोल लेना है, वो मैंने लिख दिया है, 32 ग्राम दिया था। सेम ऑक्सीजन के लिए भी निकालेंगे, ऑक्सीजन भी कितना बोला है 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन के लिए मोल कितने दिए उसने 32/32, दो ऑक्सीजन का बार 32, तो कितने मोल दिया है 1। तो ऑक्सीजन के मोल कितने दिए हैं 1। तो उसने हमको सवाल में मोल दिए हैं कितने, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल दिए 0.5 और ऑक्सीजन के मोल कितने दिए 1। अब दूसरी चीज, रस समीकरण मितीय नियतांक कितना है। तो रस समीकरण मितीय नियतांक मतलब संतुलित समीकरण में इन दोनों की संख्या कितनी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो फिर अनुपात कितना निकलेगा। तो अब अनुपात निकालेंगे, 0.5 को 2 से भाग देंगे, दिए गए मोल बटे में क्या आएगा रस समीकरण मितीय नियतांक, ऑक्सीजन का 1 मोल और नियतांक भी इसका कितना 1, ठीक है। यदि हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.5 में 2 का भाग देंगे 0.25 और ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप बताइए इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन, सीमांत अभिकर्मक कौन, ये न्यूनतम मान है, ये न्यूनतम मान है। तो हम बोलेंगे इस क्रिया का सीमांत अभिकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड। सीमांत अभिकर्मक मतलब ये क्रिया में पहले समाप्त हो जाएगा। मान लो पूछता है इस क्रिया में कौन सा अभिकारक बचता, तो ये बचेगा, है ना। ऑक्सीजन क्या होगा बचेगा, कितना बचेगा वो सब बात की बात है, लेकिन बचेगा तो सही। पहले तो ये आना चाहिए कि कौन समाप्त होगा और कौन बचेगा। तो बस जब एक टॉपिक आता है रासायनिक साम्य, तो रासायनिक साम्य में इसी सीमांत अभिकर्मक का उपयोग होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज सीमांत अभिकर्मक समझ में आया होगा, समीकरण कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक समझ में आई होगी, सीमांत अभिकर्मक की ट्रिक कैसे है, अभिकर्मक कैसे निकालते हैं वो समझ में आया होगा, और जो आपको पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ाया वो समझ में आया होगा। फिर बोलूंगा कि ये जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा है इनके आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, अभी तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके सवाल ना मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अभी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए हैं। अगली क्लास में अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे जो आपके परमाणु से संबंधित जानकारियां हैं उस पर आ जाएंगे, अर्थात अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। जो मूलभूत अवधारणा है उसमें इतना आप पढ़ लोगे उसमें भी आपका काम हो जाएगा और सवाल इन्हीं के मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, परमाणु संरचना पर आएंगे, परमाणु के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, कुछ नियम है उनके बारे में जानकारी समझेंगे और स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना। आज आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।